जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। सिंध पुलिस के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कराची के 2 इलाकों में ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीमों के 3 दहशतगर्दों को हलाक और 4 को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद किया है। CTD हुक्काम के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्द आगा खानी कम्युनिटी के जमात खानों, इमाम बारगाहों और मज़ारात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिंध में इस साल 16 फरवरी को सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर खुदकुश हमले में 90 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि पिछले साल खुजदार में दरगाह शाह नूरानी में खुदकुश हमले में 52 अफराद की जान गई थी। इसी तरह अक्टूबर 2010 में कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर धमाके में 8 अफराद जाँ बहक हुए थे। इन तमाम हमलों की जिम्मेदारी तालिबान और दाइश ने कबूल की थी। आईजी सिंध AD ख्वाजा ने 3 रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि कराची में नजरियाती तौर पर हम आहंगी रखने वाले कई कलअदम ग्रुप सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने एक नए ग्रुप अंसारुल शरिया का बतौर खास जिक्र किया था। तमाम एक ही आइडियोलॉजी से मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं और इस वक्त जो कराची में मौजूदा लहर चली है इसमें 1 से ज़ायद ग्रुप मुलव्वस है और इसमें अंसारुल शरिया का एक ग्रुप मुलव्वस लगता है और दूसरा ग्रुप तहरीक तालिबान का लगता है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CTD के DIG जनाब आमिर फारूक साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। कितनी बड़ी तबाही से शहर बच गया? इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 1 महीने से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अक्रॉस पाकिस्तान जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसमें फजलुल्लाह ग्रुप, उसने पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिशियल्स और लॉ इन्फोर्समेंट को काफ़ी टारगेट किया। CTD की टीम्स जो हैं वो हाई अलर्ट पे थीं और वो अपनी एक्टिविटी कर रही थीं, तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि पिछले दिनों लियारी के इलाके से एक सस्पेक्ट पकड़ा गया और उसके बारे में फ़ौरन हमें पता लगा कि ये जो है इसका ताल्लुक उन्हीं तंजीमों में से किसी ग्रुप से है। तो उसको जब हमने इंटरोगेट किया फर्दर तो उसकी इंडिकेशन पे फिर हमें आगे लीड्स मिली और कल रात की कार्रवाई में हमने 3 मुख्तलिफ एरियाज़ में कार्रवाई की हमारी CTD की टीम्स ने, जिसमें एक एरिया में 3 लोगों को गिरफ़्तार किया गया जो कि प्रीवियसली पुलिस की किलिंग में इन्वॉल्व थे। और उसके अलावा मच्छर कॉलोनी में एक जगह जब रेड की गई तो वहाँ पे इनकाउंटर हुआ और उसमें जो है 3 सस्पेक्ट्स मारे गए। और इन जो बाकी गिरफ्तारियाँ हुई उन्होंने बताया कि उनकी आगे जो प्लानिंग थी और जैसे प्रीवियस जो मैंने जैसे बताया कि लियारी से जो हमने आदमी पकड़ा था उसमें उसने इंडिकेट किया था कि ये सारे लोग जो हैं ये फर्दर पुलिस की किलिंग के लिए भी प्लानिंग इनकी पूरी कंप्लीट है। और उससे ज़्यादा बढ़कर ये कि जो मच्छर कॉलोनी में जो सस्पेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक रैकी कर चुके हुए हैं किसी जमात खाने की और उसमें उनकी प्लानिंग ये है कि एक सुसाइड ब्लास्ट किया जाएगा किसी जमात खाने के अंदर कराची में और उसमें जमात खाना भी हो सकता है, वहाँ बारगाह भी हो सकती है। और जो हमारा पुलिस का जो RRF का बेस है सईदाबाद की तरफ, बल्दिया की तरफ, उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ये तमाम कार्रवाई फिर एक रात में हमने कंप्लीट की और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे एक इंसिडेंट होने वाला था उसको प्रीएम्प्ट किया और जो यहाँ के प्लानर थे लोकल जिन्होंने रैकी की हुई थी उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। फारूक साहब, बिल्कुल CTD की इस कार्रवाई को ज़रूर सराहा जाना चाहिए। ये बताइए कि पिछले दिनों हमने अंसारुल शरिया नामी ग्रुप का नाम सुना। ये ग्रुप अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहा था। क्या जानते हैं हम इस ग्रुप के बारे में? अंसारुल शरिया बेसिकली TTP से अलहदा है और वो एक अपने अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि उनको हम जितना जल्दी हो सके अरेस्ट कर लें
اور اس کے علاوہ جو TTP اٹ سیلف ہے جو یہاں کراچی میں ایکٹیو بھی رہے ہیں 2013-14 میں قاری شاکر کا ایک نام آیا کرتا تھا یہاں پہ. اس کا ایک مدرسہ وہ چلاتا تھا یہاں سائٹ ایریا میں, تو اس میں اس کا نام پہلے سرفیس ہوا تھا اور وہ اس ٹائم پہ بھی پولیس کی کلنگ میں انوالو تھا. پھر وہ اریسٹ ہوا تھا چودھری اسلم کے مرڈر کے کیس کے بعد ایز اے سسپیکٹ, لیکن انفارچونیٹلی اس کی بیل ہوئی اور بیل ہونے کے بعد وہ بھاگ گیا ریلیز ہونے کے بعد, اور تب سے وہ غائب تھا. اس کے بعد ابھی دوبارہ اس کا نام ریسرفیس ہوا ہے, جس میں جو لوگ ہم نے کل رات جو انکاؤنٹر ہوا ہے ہمارا, اور اس میں جو سے پہلے جو ہمارے پاس سسپیکٹ اریسٹ ہوا تھا اس نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ ساری پلاننگ جو اس کی ہے اس کے پیچھے وہ قاری شاکر کا نام آتا ہے, اور اس کا تعلق تحریک طالبان سوات سے تھا, اور وہ پھر آگے جا کے فضل اللہ جو گروپ ہے اس سے وہ ان کا لنک بنتا ہے. اور جو باقی کلنگز ہو رہی ہیں کراچی میں جو پولیس والوں کی جیسے ہوئی تھیں, یہ ایک اور گروپ آپریٹ کر رہا ہے TTP کے انڈر کمانڈی, قاری شاکر کے انڈر کمانڈی, جنہوں نے پولیس والوں کو کورنگی میں اور ابوالحسن اصفہانی روڈ کے اوپر ٹارگٹ کیا. ہمارے پاس CTD سندھ کے پاس اور کراچی میں ہمارے پاس کافی پازیٹیو لیڈز ہیں ان لڑکوں کے بارے میں بھی جو وہاں پہ انہوں نے پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا تھا, اور عنقریب ہم ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالیں گے. اچھا, ان کارروائیوں میں بیرونی طاقتوں کے ملوث ہونے کے بھی شواہد موجود ہیں, آپ اس کی تصدیق کریں گے, کیا بتا سکتے ہیں اس بارے میں ہمیں؟ یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے اس میں ہمیں سگنلز اس طرح کے مل رہے ہیں کہ جو غیر ملکی ایجنسیز ہیں جس میں افغانستان کی NDS اور جو را ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ تمام لوگ وہاں افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بھی چیز وہاں سے چیزیں اس کی تانے بانے ملتے ہیں, وہاں پہ سوسائڈ بامبرز اور اس کے بعد جو خودکش جیکٹس ہوتی ہیں وہ وہاں سے سپلائی کی جاتی ہیں, جو پہ یہاں پہ آلریڈی موجود جو ان کے لنکیجز ہوتے ہیں اور جو یہاں پہ ان کے ریکی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں تک پہنچائی جاتی ہیں, پھر وہ اس کو پلیس پہ پہنچا کے وہ بلاسٹ کرتے ہیں. تو ابھی جو ہم نے آج کی رات کا جو انسیڈنٹ کیا ہے اس میں جو لوکل ان کے کنیکشنز تھے جنہوں نے ریکی کی ہوئی تھی, اب وہ ویٹ کر رہے تھے کسی سوسائڈ بامبر کا اور باقی ساری ایکٹیویٹی کا, تو وہ ہم نے اس کو ابھی اوائڈ کیا ہے اور ایک بڑے میجر انسیڈنٹ سے اس کو بچایا ہے ہم نے. بہت شکریہ آپ کا عامر فاروقی صاحب, DIG CTD سندھ. بڑی زبردست کارروائی, شہر کو زبردست قسم کی دہشت گرد حملوں سے بچایا گیا ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ینگ ڈاکٹرز کی. لاہور میں اور پورے پنجاب میں اس وقت ہڑتال ہے, احتجاج ہو رہا ہے, مریض بری طرح سے پریشان ہو رہے ہیں, ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز نے سروس اسٹرکچر میں بہتری اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے پچھلے ایک ہفتے سے ہڑتال کر رکھی ہے. ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے لاہور سمیت صوبے کے تمام بڑے شہروں کے سرکاری اسپتالوں میں ہزاروں مریض ہیں جو شدید مشکلات کا شکار ہیں, جبکہ فوری نوعیت کے سینکڑوں آپریشن بھی ملتوی کیے جا چکے ہیں. آپ اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے اگر اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو حکومت اس کی اجازت نہیں دے گی. بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور محکمہ صحت پنجاب نے مریضوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے متبادل ڈاکٹرز بھرتی کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اور یہ عمل اب شروع کر دیا گیا ہے. وارڈز میں سینئر ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی جا رہی ہیں, جبکہ احکامات کی تعمیل نہ کرنے پر اب تک 74 ینگ ڈاکٹرز کو نوکریوں سے برطرف کیا جا چکا ہے. لاہور میں جناح اسپتال سمیت سروسز, جرنل اور چلڈرن اسپتالوں میں ہڑتال کی گئیں, جبکہ گجرانوالہ, راولپنڈی, فیصل آباد, رحیم یار خان اور ملتان میں بھی ینگ ڈاکٹرز نے وارڈز اور OPDs میں کام بند کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات ہیں وہ دربدر ہو کر رہ گئے ہیں. ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ رہا ہے کہ سروس اسٹرکچر اور سینٹرل انڈکشن پالیسی میں تبدیلی کی جائے, اور اس مطالبے پر پچھلے 1.5 سال کے دوران ہر چند ماہ بعد ایک احتجاج کا سلسلہ ہے جو شروع کر دیا جاتا ہے. اس دوران اسپتالوں میں کام بند کرنے کے علاوہ سڑکوں پر دھرنے, توڑ پھوڑ اور سینئر ڈاکٹروں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے اور ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے. ینگ ڈاکٹرز نے اسی سال فروری میں بھی
کرپشن کے مقدمات میں ملوث ڈاکٹر آصف اور ڈاکٹر سلمان کی گرفتاری روکنے کے لیے سروسز اسپتال آنے والے اینٹی کرپشن حکام پر تشدد کیا تھا اور پھر سینہ زوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہڑتال اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تو یہ آئے دن کا معمول ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہڑتال کی جاتی ہے اور شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اجمل نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم اے لاہور کے صدر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ فرمائیں کہ آخر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج اور ہڑتال کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے اس امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ جی پنجاب کا یہ ایسا بدقسمت صوبہ ہے جہاں پہ ادارے پبلک کے لیے نہیں شخصیات کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور یہ صرف اس حکومت کا ہی نہیں، اس سے پہلی حکومتوں کا بھی یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہیلتھ ان کی پرائیورٹی کبھی بھی نہیں رہی۔ اور یہ تاریخ کا ایک سبق ہے کہ ہر سویلائزڈ معاشرے میں ریفارمز ہمیشہ اوپر سے آتی ہیں اور وہ ہر وقت آنی چاہیے، اور یہی زندہ معاشروں کا اصول ہے۔ لیکن اگر وہ نہ آئیں تو پھر ریولیوشنز آتے ہیں جو نیچے سے اٹھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کی آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ جو 2015 مئی میں یہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنی تھی کہ جو 37 دن کے احتجاج کے بعد، کہ جس میں 5 جو ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن شامل تھی، اس میں 5 جو سیکٹری تھے وہ جو پنجاب کے تھے وہ شامل تھے، اور 5 وزراء جو فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء ہیں آج کل بھی اور پہلے بھی تھے، اور اسحاق ڈار صاحب نے ان کو چیئر کیا تھا۔ ان وزراء میں پرویز رشید صاحب بھی تھے، سلمان رفیق صاحب بھی تھے، انوشا رحمان بھی تھے، زاہد احمد صاحب بھی تھے۔ تو یہ اس وقت نومبر میں یہ لگاتار میٹنگز کے بعد کوئی 14-15 میٹنگز ہوئیں، تو ایک چارٹر آف جو ہے نا رسپانسبلٹیز، وہ ایک اسی طرح ہی اسی بیس پہ جس طرح کے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک 2 جماعتوں کے درمیان یہ ہوا تھا، تو اس میں 58 نکات تھے، اور یہ نکات جو ہے وہ دستور اسی طرح پڑے ہیں۔ ان نکات پہ ہم ساروں نے پی ایم اے نے بھی گرانٹر کے طور پہ سائن کیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اس پر معاملہ آگے نہیں بڑھا، مانا جا سکتا ہے، مگر یہ بھی تو بتائیں کہ وہ لوگ جو طویل عرصے سے سفر کر رہے ہیں، مریض ہیں، ان کے لواحقین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صحت کے کیا حالات ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں ان اسپتالوں میں، بڑے اسپتالوں میں، تو یہ جو سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی تو ہماری کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے نا۔ احتجاج ضرور کیا جائے مگر وہ راستہ اختیار کیا جائے جہاں لوگ سفر نہ کرتے ہوں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو پی ایم اے کا سٹانس اور میرا ایز اے پرسن ایز اے سینئر ٹیچر بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نو ریفیوزل ٹو لائف۔ یہ ڈاکٹرز کی یا پیرامیڈکس کی یا نرسز کی کسی کے بھی ہمارے اوتھ میں نہیں آتا کہ ہم مریضوں کو ٹریٹمنٹ کا ریفیوز کریں، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایمرجنسی سروسز۔ لیکن یہ سارا کہتے ہوئے مجھے بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہماری گزارش ہے صاحب اقتدار گورنمنٹ سے بھی اور بیوروکریٹ سے بھی ساروں سے بھی اور جنگ ڈاکٹر سے بھی کہ مسائل ٹیبل پہ حل ہوں گے، جس طرح اس وقت ہم نے بات کی تھی اور کچھ مسائل حل ہوئے، اور اب بھی جب تک ایز اے ڈیموکریٹک معاشرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو سارے مسائل ہو جائیں گے، اور ہم ہر طرح سے ولیں گے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ معاملات پورے پاکستان میں ہیں، سندھ میں بھی ہیں، کے پی کے میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، مگر یہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے پنجاب میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسپانسبلٹیز کو فکس کیا جانا چاہیے۔ یہاں پر آپ جیسے سینئر لوگ اور آپ کا سینئر ادارہ پی ایم اے اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے احتجاج کریں، مگر پورے پاکستان میں یہی حالت ہے نا، صرف پنجاب میں تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بات تھوڑی بہت سنی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سارے صوبوں میں ایکسیپٹ پنجاب کے جو ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں وہ سیکٹری ہیلتھ لگے ہوئے ہیں، وہ اس ادارے کو مینج کرتے ہیں، اور یہ چارٹر آف جو تھی رسپانسبلٹیز میں اس کو یہ شامل بھی کیا گیا تھا، اس میں عمل نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اگر دیکھیں نا، غیر سنجیدگی کا یہ حال ہے کہ اب بتائیں، خواجہ صاحب نے یہ جو ہمارا جو سروسز ہاسپٹل بند ہے، وہاں خواجہ صاحب نے خواجہ سراؤں کو بلا لیا ہے کہ احتجاج
डॉक्टरों का एहतजाज रखवाने के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का तरीक़ेकार है? इसमें तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, गवर्नमेंट भी नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि इन आइन पाकिस्तान के तहत भी और नून लीग का जो चार्टर है, जिसका आइन है, उसमें भी हेल्थ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह एजुकेशन है और लाइफ है और जो जानो माल की हिफाजत है उनकी जिम्मेदारी है, हेल्थ भी उनकी जिम्मेदारी है, उन्हीं को इनिशिएटिव लेना पड़िए, उनको रिफॉर्म्स लेके आने पड़िए। हम विलिंग हैं कि हम साथ बैठ के वो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजमल नकवी साहब हमारे साथ मौजूद, PMA के सदर, और हुकूमत की जिम्मेदारी बता रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स भी एक हलफ लेते हैं कि ज़िंदगी बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जाएंगे, उनको भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत सिंध की जानिब से 5 साल कबल सराय थर के बासियों को पीने के साफ पानी फराहम करने के लिए 12 अरब की लागत से 2000 RO प्लांट्स लगाए गए थे, उसका मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन थर के बासी इस वक्त भी मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त लाहौर से अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि लाहौर में अब से कुछ देर पहले सगिया रोड पर फ्रूट से लदे ट्रक में एक धमाका हुआ है, जिसकी वजह से 3 मंजिला इमारत गिर गई है, जबकि कई इमारतों के शीशे टूट गए हैं। पुलिस के मुताबिक ट्रक में बारूदी मवाद मौजूद था और इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 20 अफराद जख्मी हुए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर में धमाके की इत्तला है, 20 के करीब लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जिस जगह ये धमाका हुआ है वहां एक ट्रक मौजूद था, फ्रूट से लदा हुआ ट्रक, और बताया जाता है कि मुमकिना तौर पर इसी ट्रक के अंदर धमाका खेज मवाद मौजूद था। 3 मंजिला इमारत इस धमाके से मुनहदिम हो गई है और इसमें बहुत से लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए जो इदारे हैं वो हरकत में आ चुके हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो इस वक्त मामलात हैं वो कंट्रोल में ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ पर धमाका हुआ है वहाँ पर एक गहरा गड्ढा पड़ गया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद था जिसे वहाँ पर एक्सप्लोड किया गया है। क्या हालात हैं इस इलाके के सगिया रोड पर, सगिया पुल के करीब जो ये वाक़या हुआ है, क्या इस वक्त सूरत हाल है? इसरार खान हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी मसूद साहब, ये अब से तकरीबन 50 मिनट पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये मेन सगिया पुल के बिल्कुल करीब ये इलाका है जहाँ पर ये आउटफॉल रोड कहलाता है, जहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनी गई और जो कुर्ब जवार में इमारतें हैं उनके शीशे भी टूट गए। इस धमाके की जद में आकर 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस का ये कहना है कि कुछ अफराद जो हैं वो इमारतों के शीशे टूटने की वजह से जख्मी हुए, जबकि जो जाए वकूआ है वहाँ पर 5 से 6 फुट तक गड़ा पड़ने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। ये मेरे अक़ब में अगर आप देखें ये वही जगह है और ये धमाका जिस जगह पे हुआ है ये बताया गया है पुलिस की जानिब से कि ये एक ट्रक में कुछ बारूदी मवाद लादा गया था जो कि ज़ोरदार धमाके से फटा, जिसकी वजह से ट्रक के परखच्चे उड़ गए और उस ट्रक का नामो निशान यहाँ पर नहीं रहा। अलबत्ता कुछ पुर्जे यहाँ पर ट्रक के देखे जा सकते हैं। इस धमाके की वजह से धमाका हुआ है भी मुनहदिम हो चुकी है। इस जगह की कोई खास अहमियत है? कैसी इमारत है ये, कौन सी जगह है, यहाँ पर धमाका किया गया है या ये ट्रक यहाँ पर एक्सप्लोड हो गया है? जी, ये सगिया पुल के अगर बाएं जानिब देखा जाए तो ये अल बेराक कंपनी का एक प्लॉट है जहां पर अल बेराक कंपनी के ट्रक खड़े होते हैं। जो शहर की सफाई सुथराई के जिम्मेदार कंपनी है उनके ट्रक यहां पर खड़े होते हैं। उससे बिल्कुल मुल्हिका एक खाली प्लॉट था जहां पर एक ट्रक खड़ा था और इस ट्रक में ये ज़ोरदार धमाका हुआ। अभी पुलिस की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, बल्कि बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि धमाका ट्रक में मौजूद बारूदी मवाद की वजह से हुआ, जिसकी वजह से कुर्ब जवार की इमारतों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा और 20 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जो मियां मुंशी हस्पताल और म्यू हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। हिलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर हिलाकतों की तस्दीक नहीं की गई। जी अच्छा, तो ये क्या जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और ये इमारत जो मुनहदिम हुई है इसके बारे में बताएं कि ये इमारत क्या है? ये रिहायशी इमारत है, कोई कमर्शियल इमारत है, क्या है ये?
जी, ये इलाका मसूद साहब गुंजान आबाद इलाका है, कदीम इलाका है। बिल्कुल चंद गज के फासले पे मेन बंद रोड है जहां पर 24 घंटे हैवी ट्रांसपोर्ट चलती है। हैवी ट्रक जो हैं बिलखुसूस यहाँ पर खड़े होते हैं। रात 11 बजे के बाद उनको शहर में दाखिले की इजाज़त मिलती है। यही वजह है कि अगर दिन के औकात में यहाँ पे आके देखा जाए तो यहाँ पर ट्रकों की कतार नज़र आएगी आपको, और रात 11 बजे के बाद वही ट्रक शहर में दाखिल होते हैं। ये शहर का दाखिली व खारजी रास्ता भी है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर सगियाँ पुल है, जबकि अगर इस लेफ्ट साइड पे मेरी देखा जाए तो ये कचहरी रोड है जहाँ पर DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के दफातर हैं। ज़िला कचहरी है, वहाँ पे DC ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है। ये हसास इलाका है और अभी जो पुलिस और CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की जानिब से जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फ्रांसिक लैब और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी मौका पर पहुंच चुका है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। इस इलाके के कुर्ब जवार में अफगान बस्तियां बहुत ज़्यादा हैं। वक्तन फवक्तन वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त हंगामी बुनियादों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें CTD और हसास इदारों के अहलकार भी शामिल हैं। जी, ये भी बताएं कि ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है, क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है? जो इमारत गिरी है उसके मलबे में लोग हो सकते हैं, तो क्या उनकी तादाद है? क्या इस वक्त मंजर क्या है आपके सामने? मसूद साहब, मंजर अभी तक यहाँ पर इसलिए वाज़े नहीं हो रहा कि जैसे ही धमाका हुआ पुलिस और हसास इदारों की टीमें यहाँ पर पहुँच गई, जिन्होंने जाए वकुआ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जाए वकुआ तक पहुँचने की इजाज़त नहीं है। इमदादी कार्रवाइयाँ तकरीबन इख्तितामी मराहिल में है। जो सरकारी एम्बुलेंसेज हैं उनके अलावा दीगर फलाही इदारों की एम्बुलेंसेज भी मौका पर पहुँच चुकी हैं, जो ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मियाँ मुंशी हस्पताल और म्यू हस्पताल मुंतकिल कर रही हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया गया है, जबकि मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इतला पर इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। अभी इस बारूदी मवाद के फटने के हवाले से, नोयत के हवाले से बाकायदा तौर पर कोई मालूमात सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ये इंतहाई ज़ोरदार धमाका था जिसमें मुमकिन तौर पर शदीद किस्म का मवाद इस्तेमाल किया गया। बहुत कसरत से ये बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। ताहम बड़ा कोई जानी नुकसान शायद इसलिए नहीं हो सका कि ये खाली प्लॉट था जहां पर ये धमाका हुआ। जी, बहुत शुक्रिया। इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे। सगियाँ पुल के करीब सगियाँ रोड पर यह धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 20 से ज़ायद अफराद हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। किसी हलाकत की अब तक तस्दीक नहीं है। ये धमाका किस नौइयत का था इसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता। तहकीकात जारी हैं और ये भी बताया गया कि जो रेस्क्यू का काम है वो अपने इख्तितामी मराहिल में है और इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इस वक्त वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी है, लोगों को सर्च किया जा रहा है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ये धमाका कैसे हुआ, कौन लोग थे जो इसके पीछे। अगर ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या है, क्या इसकी जो भी नौइयत होगी जब वो सामने आएगा तो वाज़े तौर पर पता चल सकेगा कि ये धमाका किस तरीके से हुआ और इसके मुहर्रिकात क्या हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, आप देखेंगे हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। PTI की मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली आशा गुलालाई के संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात के हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वही कमेटी जिसके लिए वो तैयार थे अब उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए वज़ीर आज़म ने आते ही गुलालाई के मामले पर तहकीकाती कमेटी बना दी है जैसे मुल्क में और कोई मसला ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने यह मामला खुद ही करवाया, खुद ही कमेटी बनवाई और अब फैसला भी खुद करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कुछ इस अंदाज से किया। आते साथ ही नए प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी, जिस तरह के मुल्क में और कोई मसले नहीं है, सारा मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है कि जनाब एक खातून 4 साल पहले कोई उसको टैक्स मिला तो उसके ऊपर नेशनल पार्लियामेंट की कमेटी बना दी जिसकी कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। करवाएं भी आप और कमेटी पे भी आप बैठ जाएं और फैसला भी आप ही कर लें। ये कोई इंसाफ दुनिया में सुना है ऐसा कि सबको पता है जो रोल रहा है मुकाम का और नून लीग का
یہ تو سیدھی انہوں نے اپنی کمیٹی بٹھا کے سارے ہمارے مخالف بٹھا کے خود ہی کروا کے اور وہاں یہ کوئی انصاف نہیں ہے. یہ خان صاحب کا آج کا موقف ہے. 2 دن پہلے ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے عائشہ گلالائی کے ان پر الزامات کی تحقیقات کر لیے پارلیمانی کمیٹی کو خوش آمدید کہا تھا اور کہا تھا کہ غیر جانبدار ماہرین موبائل فون کا سارا ڈیٹا نکالیں، ثابت ہو جائے گا کہ اس معاملے میں پیسہ چلایا گیا. جہاں تک کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کے نیچے یہ ایک تحقیقات کی جائیں کہ کیا یہ میں نے واقعی کوئی غیر مناسب ٹیکس بھیجی تھی، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی غیر مناسب ٹیکس نہیں تھی. جو اوپر کمیٹی بنانی ہے بنائے، نیچے ایکسپرٹس ہونے چاہیے. اچھا. غیر جانبدار ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو بیٹھ کے ویریفائی کریں ساری ٹیکس، سارا ڈیٹا نکالیں اس کے فون سے. ٹھیک ہے. 2013 سے جب کہہ رہے ہیں سارا ڈیٹا نکالیں، ساری ٹیکس نکالیں، یہ فون کے ڈیٹا سامنے رکھے جائیں اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ انہوں نے جو ہمیشہ کیا ہے یہ پیسہ چلا کے یہ ساری کیمپین کی. خان صاحب اس کو ویلکم کر رہے تھے لیکن آج کچھ اور کہہ رہے تھے. عائشہ گلالائی جو بنیادی فریق ہیں اس معاملے کی، وہ آج بھی پارلیمانی کمیٹی کو ویلکم کر رہی ہیں. میں پارلیمنٹری کمیٹی کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی اس معاملے پر بن گئی اور انشاءاللہ اس میں ساری حقائق سامنے آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ ایک لیڈر ہوتے ہیں اور آپ قوم کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں تو آپ کا جو اخلاقیات، آپ کی لوگ آپ سے متاثر ہو کر وہ آپ کا کوڈ اپنائیں، آپ اخلاقی لحاظ سے ایک رول ماڈل بنے. آج پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے ایک دلچسپ منطق پیش کی کہ جو الزام لگاتا ہے اسی کو ثبوت دینا چاہیے، اسی کو اپنا بلیک بیری بھی دینا چاہیے. پہلے تو بلیک بیری کا میں نے تو نہیں الزام لگایا، جو الزام لگاتا ہے ان کو اپنے ساری چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، ان کو دینا پڑتا. جی ہاں، مگر عمران خان صاحب کی یادداشت شاید کچھ کمزور ہو گئی ہے. چند مہینے پہلے تک وہ خود ہی تو کہتے آئے ہیں کہ شریف خاندان کے خلاف پاناما کیس میں ثبوت کیوں دیں. الزام لگانے والے کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا بلکہ اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کریں اور ثبوت دیں. ہم نے ثبوت نہیں دیے. یہ ہر جگہ بار بار آتا تھا کہ ہم کہ تحریک انصاف نے ثبوت نہیں دیا. دیکھیں یہ کبھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا. جو ثبوت لینے کا کام ہے وہ ملک کے ادارے ثبوت لیتے ہیں. جمہوریت میں اپوزیشن کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ الزام لگانا اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جواب دینا. جدھر تک انویسٹیگیشن اور ثبوت ہوتے ہیں وہ اداروں کا کام ہوتا ہے. جی یہ دلچسپ صورتحال ہے. تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر کے روح رواں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر صحافی صاحب رائے رکھتے ہیں. بہت شکریہ شامی صاحب. آپ کو حیرانی ہوئی یہ سب کچھ دیکھ کر کہ کل تک خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو الزام لگاتا ہے اس کا کام نہیں ہے ثبوت دینا، مگر آج فرماتے ہیں کہ جو الزام لگاتا ہے وہی ثبوت دیتا ہے. حیرانی ہوئی آپ کو اس پر؟ اصل میں اگر آپ خان صاحب کی تقریریں سنتے رہیں تو اس طرح کے تضادات جو ہیں آپ کو جا بجا دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں، اور اب تو حیرانی جو ہے وہ بھی تھک کر رہ گئی ہے. اور خان صاحب نے جو فرمایا، دیکھیں خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کی ایک بڑی فالوئنگ ہے اور ان کی بڑی ذمہ داری ہے. جب ان کی شخصیت پر انگلی اٹھائی جائے تو ان کو تو فوراً یہ کہنا چاہیے کہ اس کو ہر قیمت پر اس کو واضح ہونا چاہیے اور الزام جو ہے اس کا نتارہ ہونا چاہیے. تو خان صاحب نواز شریف صاحب کے معاملے میں تو یہ کہتے تھے کہ بار ثبوت نواز شریف صاحب پر ہے، اور اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بار ثبوت الزام لگانے والوں پر ہے. تو یہ بڑا ایک عجب تضاد ہے. اور خان صاحب نے پہلے کمیٹی کو تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا پارلیمانی کمیٹی ٹھیک ہے بنائیے، اس کے نیچے جو ہے ماہرین ہونے چاہیے، اور اب وہ اس کمیٹی سے منحرف ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے خان صاحب کی بات سننی چاہیے، اس میں ماہرین جو ہیں مقرر کرنے چاہیے، اور بالکل اولین فرصت میں یہ حقائق واضح ہونے چاہیے. خان صاحب جو ہیں ہمیں کوئی الزام لگانے کا شوق نہیں ہے ان پر،
उनकी अपनी ही पार्टी की एक रुकन ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं और अपने ज़ाती हवाले से लगाए हैं। इसलिए और उन्होंने ये भी कहा है कि लीडर जो है एक रोल मॉडल होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लाखों लोग जो है खान साहब को फॉलो करते हैं, उनकी तरफ रहनुमाई के लिए देखते हैं। बिल्कुल। इसलिए अव्वलीन फुर्सत में ये सूरत हाल जो है उसको वाज़े होना चाहिए। शाबी साहब, ऐसी सूरत में जब इल्ज़ामात लगे हुए हैं, खान साहब इस कमेटी को एक्सेप्ट भी कर चुके थे और जाहिर सी बात है कि फॉरेंसिक तो कोई और इदारा ही करेगा, माहिरी नहीं करेंगे, कमेटी ने नहीं करना। कमेटी की फॉर्मेशन क्या बिल्कुल दुरुस्त है या खान साहब के कमेटी पर एतराज़ात जायज़ हैं? और अगर ये मामला पार्लियामेंट में तय नहीं होता तो फिर कौन सा फोरम है जहां इस मामले को हल होना चाहिए? तो फिर तो अब तो यार लोगों ने जो फोरम बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जज साहबान हैं वो सादिक और अमीन होने के फैसले करने लग पड़े हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए। और जस्टिस खोसा साहब ने वजीर आजम की तकरीरों के हवाले से उनको नाअहल करार दिया था कि उनमें तजाद पाया जाता है, तो उनकी खिदमत में इमरान खान साहब की तकरीरें भी पेश कर दी जाएं। तो फिर कोई और दूसरा फोरम तो बाकी छोड़ा नहीं है। जो PTI ने जो मिसाल कायम की है और हमारे जमात इस्लामी ने जो मिसाल कायम की है, जो इत्तेहादी है PTI की, वो तो ये कि ये मामलात अरकान असम्बली के सुप्रीम कोर्ट को तय करने हैं। तो मेरा ख्याल फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल इसकी समाअत करनी पड़ेगी और फैसला देना पड़ेगा। और जरूरत हो तो कोई JIT भी बनानी पड़े तो बना देनी चाहिए। अगर असम्बली के फोरम पर बात नहीं होगी तो फिर अदालत में होगी। मगर इससे क्या पार्लियामेंट की सुपरमेसी कंप्रोमाइज नहीं होती? और फिर इसके पीछे आपको क्या वजह मालूम होती है कि खान साहब ने पहले एक्सेप्ट किया और बाद में मना कर दिया? वजह क्या हो सकती है? देखें जी, आप उनकी तकरीर जो है, दोनों तकरीरें पढ़ लें, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि क्यों किस तरीके से वो पीछे हटे हैं। इब्तदाई तौर पर तो उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि वो घबरा नहीं रहे और वो सूरत हाल का सामना करने को तैयार हैं, उनके हाथ साफ हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ गुरेज कर लिया और पीछे हट गए। तो ये उनका तजाद तो वाज़ेह है। लेकिन असल बात यह है कि दो ही इसके फोरम है। असम्बली का फोरम, देखिए इंडिया में लोकसभा के अरकान पर जब ये तोहमत लगी कि बल्कि इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सवालात करने के पैसे वसूल किए हैं, तो पूरे हाउस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको रुकनियत से हाथ धोने पड़े। तो अब यानी कौमी असम्बली पाकिस्तान की जो है वो भी अपने अरकान के मामले में इक़दाम कर सकती है, तहकीकात कर सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और अगर आयशा अपने इल्ज़ाम को साबित न कर सके तो उनसे जवाब तलब कर सकती है। तो ये काम कौमी असम्बली की कमेटी तो मान चुके हैं फरीक़ैन। अब एक दफ़ा जब आप एक चीज़ मान लें तो फिर उससे पीछे नहीं हट सकते, फिर हटना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, तजज़िया आपने सुना। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम की ताकत का मुज़ाहरा करना चाहते हैं और अब अवाम के साथ वो सफ़र करेंगे इस्लामाबाद से लाहौर तक। कैसा सफ़र होगा, क्या इंतज़ामात हैं, क्या तैयारियाँ हैं और नून लीग क्या समझ रही है इस मार्च को लेते हुए, इस काफ़िले को जो रवाना होगा इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब। बात हुई एक ब्रेक के बाद। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद भी पानामा का हंगामा थमा नहीं है, बल्कि ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं और शायद आइंदा आने वाले वक्तों में भी ये जारी रहेंगे। लगता कुछ ऐसा है कि अब इन आफ्टर शॉक्स का मरकज़ सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि लाहौर भी होगा।
साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तय शुदा प्रोग्राम तब्दील करके मोटरवे के बजाय अब परसों जीटी रोड के जरिए लाहौर जाएंगे। सियासी माहिरीन इस हिकमत अमली को अवामी सियासत से ताबीर कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन जनाब नवाज शरीफ साहब की इस अंदाज में लाहौर आमद को इदारों को दबाव में लाने से ताबीर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की भी कुछ यही राय है। एक मुजरिम जिसको इस मुल्क के हाईएस्ट इदारे ने मुजरिम करार दिया और इसकी नैब में केसेस हैं अब और इसकी नैब में पेशी होने लगी है, वो यहाँ से जा रहा है लाहौर तक सरकारी खर्चे पे। मैं नवाज शरीफ आज आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जमहूरियत को डीरेल करना नहीं है कि जिस मुल्क की आइन के खिलाफ आप जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, और आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, क्या ये जमहूरियत को डीरेल करना नहीं है? सरकारी खर्चे के ऊपर वो सारा ड्रामे करेगा कि कितना अपनी अदालतों को, इदारों को, जो 2 इदारे बच गए थे उनके ऊपर अटैक शुरू कर देगा। क्या ये जिधर जो आपके खैर ख्वाह बाहर बैठे हुए हैं उनसे तो नहीं इशारा आया कि अपनी फ़ौज को भी बदनाम करो? इनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ किसी ना किसी तरह ये पब्लिक दिखा दें कि जी अवाम मेरे साथ है। अवाम अगर सड़कों पर लोग दिखा देंगे, इसका मतलब कि प्रेशर डालें नैब के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जनाब नवाज शरीफ को एक और एनआरओ मिल जाए, वो एनआरओ जो मुशर्रफ ने दिया था जब ये सऊदी अरेबिया गए थे। ये राय है जनाबे इमरान खान की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ जीटी रोड पर पावर शो करना चाहते हैं ताकि अदलिया, जीआईटी और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाया जाए। वो जीटी रोड की सियासत करना चाहते हैं, जीटी रोड पे आ रहे हैं और इसके अलावा उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। अपना जो करप्शन का स्कैंडल उनका है उसका इन्फ्लुएंस वो जजों पे कैसे डालें, वो इस्टेब्लिशमेंट, पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट पे कैसे डालें, वो लोग दिखा के डालेंगे ना। अब अगर कौम का कोई काम करना है या गरीबों की कोई बात करनी है तो उनकी हुकूमत तो अभी भी कायम है, उनका ही प्राइम मिनिस्टर है, उनका ही चीफ मिनिस्टर है, तो वो तो लोगों के काम उनके जरिए भी हो सकते हैं। तो ये काम तो नहीं है। मकसद ये दुनिया को दिखाना और उन जजों को डराना, जीआईटी को डराना, इन्फ्लुएंस करना, एस्टैब्लिशमेंट को दिखाना कि देखिए मैं कितना पॉपुलर हूँ और कितने लोग मेरे लिए निकले हैं। यानी साफ वाज़ेह है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी यहाँ इस मामले पर एक ही पिच पर हैं और हकीकत ये भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से नाअहल होने के बाद इस वक्त उनकी सियासी अहलियत का इम्तिहान शुरू हो चुका है और इस आजमाइश में वो एक जारहाना सियासतदान के तौर पर सामने आ रहे हैं। पंजाब हाउस में आज सीनियर सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये मुनासिब नहीं है कि करोड़ों लोग आपको वोट दें और 5 काबिल एहतराम जज आपको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दें। नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि एक इदारा दूसरे इदारे का एहतराम नहीं करेगा तो आइन की पासदारी नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब का कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। पिछले 4 साल जैसे इक़्तिदार में गुजारे वो मैं ही जानता हूँ। इस वक्त भी नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी के इंतजामात और तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इमरान खान, ताहिरुल क़ादरी के बाद परसों एक और सियासी कंटेनर का इजाफा देखने को मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जुलूस की शक्ल में पंजाब हाउस इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होंगे। इत्तलात हैं कि 10,000 पुलिस एहलकारों की निगरानी में एसएसपी ऑपरेशंस साजिद कियानी, एसएसपी सिक्योरिटी जमील हाशमी और एआईजी स्पेशल ब्रांच कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इलियास की क़यादत में पुलिस कमांडोज एक हिसार में उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जुलूस की शक्ल में लाहौर आमद के बाइस नून लीग के कारकुनों की मुखालिफ सियासी जमातों के कारकुनों से तसादुम के खदशात भी मौजूद हैं। सियासी हिकमत अमली, सिक्योरिटी मामलात, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये फरमाएं कि अब ये समझा जाए कि नून लीग और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब एक जारह सियासतदान का किरदार अदा करने के लिए कमरबस्ता हो चुके हैं।
सियासतदान उन्होंने सियासत कब छोड़ी है? कब कमर बस्ता नहीं थे सियासत करने के लिए? यानी फ्रंट फुट पर आके खेलने का उन्होंने प्रोग्राम बना लिया है। आप कौन से फुट पे चाहते हैं कि वो जाके खेलें, वो बता दीजिए, हम आपका पैगाम उन्हें दिए देते। नहीं, मैं आपकी राय मांग रहा हूं, अपनी ख्वाहिश नहीं बयान कर रहा। देखिए, हमारी राय तो बड़ी वाज़ेह है कि एक फैसला हुआ, आपको मालूम है कि उन पे किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए करप्शन के, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए किकबैक्स के, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए न जाने किस चीज़ के। और महसूस ऐसा होता था कि अब संदूक निकलेंगे सोने के और कहीं से निकलेंगे ख़जाने अरबों रुपए के, वो लोगों को दिखाए जाएंगे। वो तमाम सबूत और शवाहिद जो 8 बजे और 10 बजे के प्रोग्राम्स में 2 साल पेश किए जाते रहे, वो रोज़ की जो एक हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, उसके बाद और फिर 60 दिन JIT की कार्रवाई के बाद सब अवाम इस बात के मुंतज़र थे कि वो तमाम करप्शन जो है वो सामने आ जाए। तो वज़ीर आज़म को किस बात पे माजूल किया गया कि अपने ही बेटे की एक कंपनी से जो तनख्वाह उन्होंने नहीं ली उसको डिक्लेयर ना करने पे उनको माजूल कर दिया गया। अब आप बताइए, अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो वो क्या अपने घर भी वापस ना जाएं? इस सब चीजों के बावजूद ये फैसला किया। ये तमाम बातें हमारे सामने मौजूद हैं, मगर मियां नवाज शरीफ साहब दूसरे जराए से भी घर जा सकते थे, मगर अवाम के साथ, अवाम के दरमियान से होते हुए जा रहे हैं। खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि किसी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, तसादुम की फिजा बन सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप बता दीजिए कि क्या अब उनके ऊपर यह मुकर्रर है कि वो GT रोड पे अब ट्रेवल भी नहीं कर सकते? अगर आप समझते हैं कि वो किसी आइन की शिक की या किसी कानून की वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अदलिया ने कहा घर चले जाएं, वो घर जा रहे हैं। अब आप अदलिया से एक और ले आएं फैसला कि वो घर जो हैं उस रास्ते से सिर्फ जा सकते हैं जो अदलिया जिसका तयन करे या शाम के प्रोग्राम जिसका तयन करें। ये मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा फैसला ले आएं तो जो आप फैसला लेकर आएंगे उसकी मुताबिकत से वो घर चले जाएंगे। अब आप ये चाहते हैं कि एक शख्स अपने घर का रास्ता भी जो है उसके लिए अदालती हुक्म का इंतजार करे। आपने कहा घर चले जाएं, वो 2 घंटे में वजीर आजम हाउस छोड़ के वहां से मुंतकिल हो गए, अगले दिन मरी चले गए। अब वो अपने घर जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं घर क्यों जा रहे हो? तो आप क्या उन्हें यहाँ रोकना चाहते हैं? मैं सवाल को रिफ्रेश करता हूँ हम उनके कि बेशक वो उनकी मर्जी है, वो जहां से भी जाना चाहें, मगर जिस तरह से वो घर तशरीफ लेके जा रहे हैं, अवाम में होते हुए जाएंगे, तकरीरें करेंगे, रुकेंगे, अवाम से मिलेंगे, तो हम समझें कि अवामी सियासत जो वजीर आजम की हैसियत से वो नहीं कर पा रहे थे, अब उसका आगाज कर दिया है। अब अवाम में जा रहे हैं, अवामी अदालत में जा रहे हैं, जिसकी आप बात करते रहें। मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। जी हाँ, मसूद रजा साहब वो एक सियासतदान है, 30-35 साल से उन्होंने सिर्फ मुल्क की खिदमत की है। 2 मरतबा वजीर आला रहे हैं, 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं। तो अवामी अगर वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या आप समझते हैं कि अगर उन पर जिम्मेदारियाँ वज़ीर आज़म की नहीं रहीं तो वो आवाम से राब्ता नहीं करेंगे, अपने चाहने वालों से मिलेंगे नहीं, उनसे गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे? आज उन्होंने कहा है कि मैं एक ग्रैंड डायलॉग शुरू करना चाहता हूँ जिसके ज़रिए मुल्क की एक मस्बत राह जो है उसका तयन किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों में क्या हर्ज है? इनमें कोई गैर कानूनी हरकत नहीं है, वो अपने रास्ते पे जा रहे हैं। इससे पहले आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि हिफाजत के ऊपर उनके कोई लोग मामूर किए गए। इससे ज़्यादा हिफाजत तो इमरान खान साहब की गई जब उन्होंने धरना दिया 4.5 महीने। पूरी इस्लामाबाद की पुलिस जो है उनकी हिफाजत पे उनको मामूर किया गया था। जहाँ जहाँ उन्होंने जलसा किया वहाँ पे दीवारें तोड़ के हेलीकॉप्टर उतारने का इंतज़ाम सरकार ने किया। तो अब अगर वो जा रहे हैं घर और थोड़ी उनकी हिफाजत तो आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए? हिफाजत होनी चाहिए। आपने सुना होगा इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि दबाव डालने की कोशिश करेंगे अवाम को बाहर निकालकर, और इसके लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। इमरान खान साहब का ऐसा कहना है, इस पर मैं आपका नुक्ता नजर जानना चाह रहा हूं। तो
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उसके ज़रिए जितनी सिक्योरिटी होगी उससे ज़्यादा फराहम नहीं की जाएगी। कोई सरकारी वसीला जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मैंने आपको अभी बताया कि इमरान खान साहब जब 4.5 महीने यहाँ धरना दे रहे थे तो कितने सरकारी वसाइल जो हैं उनको दिए गए थे। अगर वो मोतरिज़ थे तो उनको उस वक्त भी मोतरिज़ होना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरत है, आधा इस्लामाबाद की पुलिस जो है आपने लगा रखी है, इसको हटा दें, मुझे तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। लेकिन उस वक्त तो उन्होंने बिल्कुल आवाज़ जो है ये नहीं उठाई। अब पाकिस्तान के एक्स वज़ीर आज़म जो हैं वो वापस जा रहे हैं, मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी है उनको फराहम की जाएगी। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो अवाम है, उनको इस सिक्योरिटी की जिसकी इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल कतन ज़रूरत नहीं है। वो अपने तरीक़ाकार के ज़रिए जाएंगे, लोगों से मिलते जाएंगे, अपना नया पैगाम लेकर जाएंगे। बिल्कुल उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ये बात बिल्कुल नहीं हो रही। का रिश्ता है मुसद्दिक मलिक साहब, बिल्कुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मगर वो एसएसपी लेवल के ऑफिसर को सिक्योरिटी पर मामूल करना, ब्लू बुक इसके हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर बताती है कि कहाँ ये सिक्योरिटी दी जा सकती है और अपॉइंट किया जा सकता है। हम इस बहस पे नहीं जाते। मैंने तो आपको पहले बताया है कि कोई ऐसी चीज जो मैं सुन लीजिए, क्योंकि आप सवाल 3-4 मरतबा पूछ चुके हैं, मैंने 3-4 मरतबा आपको कहने की कोशिश की है कि कोई ऐसी चीज जो उनके रुतबे की मुताबिकत से नहीं है वो नहीं की जाएगी। और उसके अलावा जितने भी वसाइल हैं वो पार्टी के लोग और उनके चाहने वाले जो हैं वो उन्हें कंधों के ऊपर उठा के लाहौर तक लेके जाएंगे। हमें किसी सरकारी कंधे की जरूरत नहीं है। अच्छा, 300 किलो ये फासला अब बताया जा रहा है कि कोई 3 दिन में तय किया जाएगा, तो इस हवाले से पार्टी के अंदर भी इस सिक्योरिटी के हवाले से कोई खदशात मौजूद हैं? क्या हिदायत की गई हैं वज़ीर आज़म साहब को, किस तरह से ये सफ़र करें? जो सिक्योरिटी के इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 3 दिन लगेंगे तो 3 लग जाएंगे, अगर 1 दिन में पहुंच गए तो 1 दिन में पहुंच जाएंगे। अभी तक लोगों की मोहब्बत इस कदर ज़्यादा है कि उनके चाहने वाले जो हैं, जिनका उनका 3 दिहाइयों 4 दिहाइयों से रिश्ता है, वो इसरार कर रहे हैं कि वो आएँ, उनके इलाके में आएँ, उनको हाथ हिलाते जाएँ, मोहब्बत का इजहार करें, उनकी भी कुछ इशारे और मोहब्बत के जो इजहार है उसको देखें। तो अगर 2-3 दिन लगेंगे तो फिर 2-3 दिन लगेंगे, मगर इसमें हर्ज क्या है? ना ये गैर आईनी है, ना ये गैर कानूनी है। ठीक, डॉक्टर साहब ये भी फरमाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि एक नया डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, अपोजिशन जमातों के साथ, बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर कोई लाहे अमल तरतीब देना चाहिए कि इन मामला से निकला जा सके। अमली तौर पर इसके लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो उनको हटा दिया गया है, और अगरचे हम इस फैसले से अग्री नहीं करते, लेकिन इसको मनोअन इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब वो समझते हैं कि उनका रोल जो है, जो सियासी रोल जो है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा आइन है उसकी बालादस्ती, हमारे मुल्क के जो कवानीन हैं, हमारे मुल्क के जो इदारे हैं उनके अंदर इस्तेहकाम, उनके अंदर इंडिपेंडेंस के लिए एक ग्रैंड डायलॉग जो है वो शुरू किया जाए। इस तमाम गुफ्तगू का कोई ताल्लुक नहीं है वापस वज़ीर आज़म बनने से, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी इदारे के ऊपर दबाव डालने से। वो तो एक नया विजन लेके लोगों तक जाना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अमन और सुकून से रहें, अगर आप ये चाहते हैं कि उनको सेहत मिले, अगर आप ये चाहते हैं कि उनको तालीम मिले, अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि एक इदारा जो है वो दूसरे इदारे को नहीं काटे, अगर आप ये चाहते हैं कि 20 करोड़ लोगों के वोट से या उनकी राय से जो मुंतखब होकर आते हैं उनको अपना काम करने के लिए, लोगों की उमंगों पर पूरा उतरने के लिए भरपूर मौका फराहम किया जाए, तो ये बात अवाम में होनी चाहिए, सियासी जमातों में होनी चाहिए। और ये जो आपको पोलराइजेशन नजर आती है, ये जो एक दूसरे को हम डिस्क्रेडिट करते हैं, ये जो हम रास्ते खोलते हैं गैर जमहूरी इक़दाम के, और ये तमाम चीजें जो हैं ये माजी में दफन कर देनी चाहिए ताकि हम एक मस्बत रास्ते के ऊपर मुल्क को लेकर जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद। और मिनिमम कॉमन एजेंडे की बात हो रही है, कौम की भलाई किस चीज़ में है इस पर बात हो रही है, एक नया सियासी एजेंडा है जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
क्या मंजर होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे। ज़बरदस्त किस्म की एक रैली के साथ आने का इरादा है लाहौर। बहरहाल इस पर बात होती रहेगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान वापस पहुँच रहे हैं। अब सियासत में क्या माहौल होगा, बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी कल पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। 2014 में मॉडल टाउन लाहौर में पुलिस फायरिंग से अपने 14 कारकुनों की हलाकत के मामले पर नए सिरे से एहतजाजी प्रोग्राम और मॉडल टाउन पर जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट सामने लाने के लिए वो कानूनी जद्दोजहद का ऐलान करेंगे। आज इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर पाकिस्तान अवामी तहरीक और ताहिरुल कादरी की हिमायत का पैगाम दिया और उनकी पाकिस्तान वापसी को अच्छा कदम करार दिया। मौलाना ताहिरुल कादरी का तो बड़ा अच्छा आना, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इशू है। दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में लोगों को कत्ल किया गया, 14 लोगों को कत्ल किया, 80 को गोलियां मारी, 2 ख्वातीन को 5-5 फुट से मुंह पे गोलियां मारी, और वो अभी तक जस्टिस नजफी की रिपोर्ट ही नहीं आ रही सामने। तो उनका बड़ा जायज़ चीज़ है, उनको हौसला मिला है। हम पूरी उनकी सपोर्ट करेंगे, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम शाह महमूद कुरैशी जा रहे हैं, जब ताहिरुल कादरी आ रहे हैं तो हमने शाह महमूद कुरैशी को और अपने वर्कर्स को कहा कि उनकी सपोर्ट करें। ये बात है 3 साल पहले की। 17 जून 2014 को लाहौर के मॉडल टाउन में अल्लामा ताहिरुल कादरी के घर के सामने बैरियर्स हटाने के दौरान झड़पों में पुलिस की फायरिंग और शेलिंग से 14 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। इस वाक़े की FIR साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, जबकि ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, चौधरी निसार, हमजा शहबाज और आबिद शेर अली को भी नामजद किया गया था। सारह मॉडल टाउन पर जस्टिस बाकर नजफी पर मुश्तमिल एक रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट सरकारी तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन इसके कुछ मंदरजात सामने आ चुके हैं। इन निकात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और पुलिस के मौक़िफ़ में तज़ाद था। पुलिस ने मॉडल टाउन में कार्रवाई पंजाब हुकूमत की हिदायत पर की। मॉडल टाउन वाक़े की हलाकतों में पंजाब पुलिस पूरी तरह मुलव्विस थी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के खिलाफ तहरीक के दौरान कई बार धरने और एहतजाजी रैलियां निकाल चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिसॉल्व कर दिया जाए। सिर्फ 1 या 2 दिन है, जस्ट 1.5 घंटे की डेडलाइन है। शहीद कर दो। मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। अब ये धरना इस्लामाबाद की बजाय मैं पूरे मुल्क में मुंतकिल कर रहा हूँ। हमारे मॉडल टाउन के कातिल नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, किसान माफ नहीं होगा। इनके इस्तीफे और हुकूमतों के खात्मे और इस्तीफे के लिए 1 साल भी बैठना पड़ा तो बैठूंगा। धरना खत्म नहीं कर रहा, मुलतवी कर रहा। अब ताहिरुल कादरी साहब एक मरतबा फिर वतन वापस आ रहे हैं। यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नवंबर 2014 में अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इश्तिहारी करार दे चुकी है, जबकि इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 3 हफ्ते कबल 14 जुलाई को ताहिरुल कादरी और इमरान खान की जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी जारी किया गया। देखते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस बार अपना एहतजाज और ये तहरीक किस अंदाज में आगे बढ़ाएंगे और इस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया गंडापुर साहब आपका। ये फरमाएं कि अब जो ये एहतजाज होगा और वेलकम किया जाएगा कादरी साहब को, तो इसमें आपके इत्तेहादी भी शामिल होंगे या खालिसतन आप की जमात, आपके लोग होंगे जो उनको वेलकम करेंगे, और प्रोग्राम क्या होगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब की फ़्लाइट कतर से 8:10 पे आएगी। उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो इंशाअल्लाह एक अज़ीमुश्शान इस्तकबाल होगा वर्कर्स की तरफ से, उधर ही मीडिया की गुफ्तगू होगी और फिर जुलूस की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला हम नासिर बाग आएंगे। नासिर बाग में एक जलसा आम होगा।
जिसमें सारी इत्तेहादी जमातें और अपोजिशन की जमातों के लीडर शिरकत करेंगे। इत्तेहादियों की आप बात कर रहे हैं, तो इन इत्तेहादियों में तहरीक इंसाफ की शिरकत मुतवक्के है या और भी जमातें होंगी, और तहरीक इंसाफ लाजमी तौर पर होगी या नहीं होगी? इंशाल्लाह भरपूर शिरकत होगी। आज इमरान खान साहब ने बड़ा तफसील में बयान किया है कि वो मॉडल टाउन के केस में 100% हमारे साथ खड़े हैं। बाक़िर नजफी साहब की रिपोर्ट की उन्होंने मुतालबा किया है कि उसको मंजर आम पे लाया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि मैं नायब सदर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को भेज रहा हूँ कि वो शिरकत करें इस्तकबाल में, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए आएँ। मेरी शाह साहब से अभी बात हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी कसीर तादाद में वर्कर्स भी शिरकत करेंगे। ये भी फरमाएं कि पिछला जो एहतजाज था उसमें पीटीआई और पैट दोनों अलग अलग थे, तो इस बार एक ही पेज पर होंगे, एक ही पिच पर खेलेंगे, या इस दफा भी अलग अलग एहतजाज या जो भी तहरीक चला रही है उसका प्रोग्राम है? अगर तो आपका मतलब है एक स्टेज पे कि जुड़ के कंधे से कंधा लगा के खड़े हो, सवाल ये है कि ये मीडिया ने एक क्रिएशन की हुई है। आज मैं 4 मेन लीडर, कोई ऐसे शायद 3 या 4 दिन नहीं गुजरते हो कि हमारे हाईएस्ट लेवल पे राब्ता ना होता हो। इशू ये है कि वो जिस चीज़ को लेके आगे चल रहे थे पैनामा में हम मुद्दा ही नहीं थे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन टोटली मॉडल टाउन पे होनी चाहिए, और ऐसा ही है कि हमारी सारी कंसंट्रेशन मॉडल टाउन पे है। और ये पहला इशू है जिस पे पूरी अपोजिशन मुतहद है। अभी थोड़ी देर पहले कायरा साहब ने अपने एक प्रोग्राम में बड़ी तफसील में कहा कि जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट को मंजर आम पे लाना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा है, चौधरी शुजात साहब ने कहा है, परवेज इलाही साहब ने कहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम नवाज गंडापुर साहब। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक एक प्लान रखते हैं एहतजाज का। ताहिरुल कादरी साहब कुछ अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, यानी कल पहुंचेंगे, और फिर वो भी अपना एहतजाज शुरू करेंगे, कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे, अवामी रास्ता और अवामी एहतजाज की शक्ल भी इख्तियार की जाएगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पिछले साल 8 अगस्त को सिविल अस्पताल क्वेटा में दहशतगर्दी हुई थी। तकरीबन 56 वकला समेत 74 अफराद जाँ बहक हुए थे। कोशिश की गई थी कि इस तरह के वाक़यात और इस तरह के हादसात के तदारुक के लिए काम किया जाए, कमीशन भी बना, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 1 साल गुजर गया। बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पिछले साल 8 अगस्त को सिविल अस्पताल क्वेटा में दहशतगर्दी से 56 वकला समेत 74 अफराद जाँ बहक हुए थे। बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने सानहा क्वेटा की पहली बरसी के सिलसिले में आज से 3 रोज के लिए यौम सियाह मनाना शुरू कर दिया है। कल मुल्क भर में वकला अदालतों का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि 1 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद वकला के कातलों का कानून की गिरफ्त में न आना रियासती मशीनरी की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। गम है, मगर मेरा दुख और मेरा गम उस मासूम के बराबर का दुख और गम तो नहीं है। शहीद की बेवा, शहीद की माँ या शहीद के बराबर के गम और दुख से बराबर तो नहीं है। जी हाँ, अगरचे साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सानहा क्वेटा का अज़ख़ुद नोटिस लिया। जस्टिस फाइज ईसा पर मुश्तमिल एक रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की नाकामियां खुलकर बयान की थी, और काबिल जिक्र बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौइयत की पहली जुडिशल कमीशन रिपोर्ट है, जो पिछले साल 15 दिसंबर को मंजर आम पर लाई गई। सानहा 8 अगस्त के शोहदा तारीख में अमर हो गए। कीमती जानी नुकसान का इजाला भी मुमकिन नहीं, मगर वो सिफारिशात वक्त की गर्द में नहीं दबनी चाहिए जो जुडिशल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पेश की थी। जुडिशल कमीशन ने अपनी सिफारिशात में क्या कहा था, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि नफरत अंगेज तकरीरों, नारों, वॉल चॉकिंग पर पाबंदी जो है उस पर अमल दरामद किया जाए।
कलअदन तंजीमों को खुलेआम जलसे जुलूस की इजाज़त ना दी जाए। तमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन की जाए। मदारिस के मोहतमिम, इंतज़ामिया, असातिज़ा और तलबा के क़वाइद जमा किए जाएँ। मग़रिबी बॉर्डर की मौसर निगरानी, आने जाने वालों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। ये चंद नुकात थे जो इस रिपोर्ट में बयान किए गए थे और ज़रूरी तो ये था कि इन पर अमल दरामद होता, लेकिन 1 साल पूरा हो रहा है, अमल दरामद नहीं हो सका। हमारे साथ मौजूद हैं शाह मोहम्मद जतोई साहब, सदर बलोचिस्तान बार हाई कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये फरमाएं कि पिछला साल बहुत भारी गुजरा होगा आप लोगों के ऊपर, इतना बड़ा जानी नुकसान, इतना सब कुछ, कैसे वक्त गुजारा ये आपने, और जब आप देख रहे थे कि कातलों तक पहुंच भी नहीं पा रहे, वो गिरफ्त में भी नहीं आ रहे, कैसे वक्त गुजरा ये आपका? देखिए जी, 1 साल का अरसा गुजर चुका है। 8 अगस्त को इतनी बड़ी नुकसान हमें मिली जिसकी तलाफी नामुमकिन है। हम अपनी ज़िंदगी में इसकी तलाफी नहीं देख पा रहे, लेकिन 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद हम कल भी गैर महफूज थे, अपने आप को महसूस कर रहे थे, आज भी हम गैर महफूज हैं और शायद कल भी, हमारा आने वाला कल भी हमें गैर महफूज दिखाई दे रहा है। कमीशन के रिपोर्ट पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। एज इट इज़ आज भी इदारों पे, रियासत पे, कान पे तक जू तक नहीं रेंगती कि जी हम इनकी लोगों की या वकला की सिक्योरिटी के लिए कोई इकदामात करते। कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक, मगर कुछ भी नहीं हुआ। कोई सिक्योरिटी बेहतर होती, पहले थे, कोई इंतजाम लिया जाता, कोई इकदाम किया जाता, कुछ तो किया होगा, कुछ तो हिलजुल हुई होगी। कुछ भी नहीं है जी। जिस तरह हम 8 अगस्त से पहले अपने आप को महसूस कर रहे थे, हम आज भी उसी 8 अगस्त के पहले के उस पे बैठे हुए खड़े हैं, इसी तरह गैर महफूज। तो आप क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? अब एहतजाज भी कर रहे हैं, हड़ताल करने जा रहे हैं, होना क्या चाहिए? जी देखिए जी, हम कहते हैं कि जो कमीशन का रिपोर्ट आया उस पे मुकम्मल, उस पे तन अन से अमल दरामद होने चाहिए। सिक्योरिटी, हमें लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए और बॉर्डर्स को जो है ना वो सील किया जाए ताकि जितने भी ये खुदकुश हैं या जो भी है वो आ रहे हैं। और इसी तरह हमारे बहुत सारे यहाँ अंदरूनी मुल्क इनके जो है ना नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क्स को ख़त्म किया जाए, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। बहुत सारे लोग हैं अभी तक वो उस नेटवर्क, और शायद हमें तो नहीं मालूम, सरकार को मालूम होना चाहिए कि उनके नेटवर्क कहाँ पे और आज भी मौजूद हैं। ठीक, अच्छा, जिस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है शाह साहब, जिस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है, इसमें वजारत दाखिला पर बहुत तनकीद की गई थी और जोर दिया गया था कि वजारत दाखिला को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए। चौधरी निसार साहब ने उन बातों को डिनाई किया था जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे और यकीन दिलाया था कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर किए जाएंगे। तो क्या कुछ हुआ इस सिलसिले में? कोई कदम लिया गया? कोई कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई? कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा कि उस 8 अगस्त के बाद, उसके बाद कितने यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हुए। PTS स्कूल का वाक़या जिसमें 200 के लोग शहीद हुए। इसी तरह उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए जिससे जाहिर होता है कि कोई इक़दाम नहीं किया गया है। अगर इक़दाम होता तो ये मामला रुक जाते, ये मामला नहीं रुके। इसका मतलब इससे वाज़ेह है कि कोई इक़दाम वज़ारत दाखिला ने नहीं लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह मोहम्मद जतोई साहब, सदर बलूचिस्तान बार हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। चीनी का बहरान पैदा होने के आसार सामने आ रहे हैं। शुगर मिल मालिकान ने 5 रोज से चीनी की फराहमी रोक रखी है। जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आटा, दालें, चावल, चीनी और दीगर ग़िज़ाई अजनास की कीमतें दुनिया भर में दिन ब दिन कम हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान में ये कीमतें बरकरार रहना तो दूर की बात, अशियाए सर्फ के निर्खों में इजाफा हो रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि मुल्क में वाफिर मिक़दार में शक्कर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद शुगर मिल मालिकान और हुकूमत के इख्तिलाफात की वजह से मुल्क भर में चीनी की होल सेल और रिटेल कीमत में 5 से 6 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है और अवाम को महंगाई का ये कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। चीनी की कीमत अचानक बढ़ने की वजह क्या है, इस बारे में देखते हैं कराची से शिराज अहमद की रिपोर्ट। शहर भर में इस वक्त चीनी 60 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जो कि कुछ रोज कबल तक 55 रुपए किलो में दस्तयाब थी। अवाम का इस हवाले से यही कहना है कि हुकूमत प्राइस का निज़ाम कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। कीमतें तो आए दिन बढ़ती जा रही हैं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है
यहाँ पर किसी भी चीज़ को देख लो, आज कुछ रेट है, कल दूसरा रेट होगा, तीसरे दिन तीसरा रेट होगा। खाने पीने की अशिया है वो तो महंगी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये बाकी सियासत अपनी जगह है, लेकिन गरीब का जो घर चूल्हा चलता है, अब बंदा चीनी तो इस्तेमाल करेगा, इनको चाहिए उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे बनस्बत इससे कि एक दूसरे के ऊपर बस इश्यूज़ को इरेज करते रहते हैं। तो हुकूमत क्या कंट्रोल करोगी जब हुकूमत खुद ही छोर है। ठीक, गरीब बंदा जो है दाल माश जो है 60-70 रुपए किलो होता था, 100 रुपए वो 270 रुपए किलो पे चला गया। चीनी महंगी हो गई है। रवां सीजन मुल्क में 60 लाख टन चीनी तैयार की गई थी, जबकि तलब 46 लाख टन है। मिलर्स कहते हैं कि अगर पुराना स्टॉक भी शामिल कर दिया जाए तो मुल्क में 20 लाख टन चीनी का वाफिर जखीरा होने के बावजूद सरकार ने सिर्फ 3 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है। महदूद एक्सपोर्ट और जायद रसद के बायस मुकामी मार्केट में चीनी होलसेलर्स को 45 रुपए किलो में बेची जा रही थी, जो कि पैदावारी लागत 47 रुपए किलो से भी कम है। मिलर्स कहते हैं कि इस सूरत हाल में कैसे काश्तकार को गन्ने की अदायगी की जा सकती है, इसलिए एहतजाजन मुकामी मार्केट में चीनी की सप्लाई बंद कर दी गई है। रिटेलर्स का कहना है कि मिलर्स के इस इकदाम से मार्केट में चीनी महंगी हो रही है, जो सरासर ब्लैक मार्केटिंग है। रेट बढ़ा दिए एकदम 5 रुपए किलो, यानी कि 100 किलो पे 500 रुपए बोरी के इजाफा हुआ। तो ये एक माफिया है जो अपने रेट को वो करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए रिटेलर और कंज्यूमर से वो पैसा खींचते हैं। 4 रोज़ हो गए हैं, तो जब 4 रोज़ पहले जब हम होलसेल में माल बेच रहे थे वो तकरीबन 49 रुपीज़ का बेच रहे थे, और उसके बाद आज तक तकरीबन 54-55 रुपीज़ का ये माल हो गया है, और वो अवेलेबल भी नहीं है। जो बचा कुचा माल या किसी स्टॉकिस्ट के पास थोड़ा बहुत पड़ा होगा वो ही बिक रहा है। इसके अलावा माल फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ऑलमोस्ट मार्केट इज़ ड्राई। चीनी की कीमतों में इजाफे से होटल मालकान को दूध पत्ती चाय के रेट बढ़ाने का भी जवाब मिल गया है। दूध भी महंगा आ रहा है, चीनी भी महंगा आ रहा है, पत्ती भी महंगा आ रहा है, तो इसलिए दूध पत्ती का दूध जो है ना वो दूध पत्ती चाय महंगा कर लिया, तो इसलिए महंगा हो गया। यौमिया 1200 टन चीनी की सप्लाई गुज़िश्ता 4 रोज से कराची के जोड़िया बाजार को नहीं मिल रही। होलसेलर्स कहते हैं कि अगर सप्लाई बहाल ना हुई तो मसला जल्द बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। जैसे कि इब्तिदा में आपको बताया कि कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं थे, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।